एनसीईआरटी का पेज नंबर 184 है। देखिए इसमें मुझे क्या करना है, पेज नंबर 184 पे देखिए, इन सम केसेस, बिल्कुल नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें आएंगे, उसमें आ जाइए। इन सम केसेस द टिश्यू, पेज नंबर 184 में लेफ्ट हैंड साइड पर जो सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है वहां तक थे हम, वहां तक हमने किया था। तो देखिएगा, इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इंफेक्शन leads to very general seeming effects. Very general seeming effects. For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system and damages its function. HIV infection में जो वायरस है वो सीधा का सीधा इम्यून सिस्टम तक जाता है और इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है, इम्यून सिस्टम के फंक्शन को खत्म कर देता है। ठीक है, इसी वजह से HIV वायरस जो होता है उसकी वजह से एड्स जो डिजीज है वो होती है। एड्स क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है। डेफिशिएंट मतलब कमजोर हो जाता है। अच्छा, thus many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many major infections that we face every day. Instead, every small cold can become pneumonia. Similarly, a minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss. Ultimately, it is these other infections that kill people suffering from HIV/AIDS. ठीक है, तो HIV/AIDS जो होता है उसमें HIV/AIDS जो होता है इसमें वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम। Virus goes to the immune system and damages virus goes to the immune system and damages its function। जो वायरस है वो सीधा इम्यून सिस्टम पे जाता है और इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है उसको डैमेज कर देता है। तो इसलिए अगर कोई छोटा सा हमको कफ भी होता है, कोल्ड भी होता है, तो वो भी निमोनिया बन जाता है। छोटा सा अगर स्टमक में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो डायरिया बन जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो वायरस होता है वो सीधा का सीधा आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। It is also important to remember that the severity of disease manifestations depend on the number of microbes in the body. If the number of microbes is very small, the disease manifestations may be minor or unnoticed. Okay? But if the number is of the same microbe, but if the number is of the same microbe large, the disease can be severe enough to be life threatening. कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमारे को फीवर हो रहा है, तो वो फीवर किसी ना किसी रीजन की वजह से तो हुआ होगा, तो कोई माइक्रोब जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर गया। कोई माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर कर गया। तो जब वो माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करा तो उसने बॉडी की फंक्शनैलिटी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर डिस्टर्ब किया। और जब डिस्टर्ब किया तो हमको थोड़ा बहुत थकान, थोड़ा सर दर्द, थोड़ा फीवर, कुछ ऐसा हमको लगने लगा। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसी तरीके के माइक्रोब्स जो मेरी बॉडी में एंटर कर गए, अगर मान लीजिए कम माइक्रोब्स एंटर करें, तो क्या होगा कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करके धीरे धीरे उसको नलीफाई कर सकता है, मतलब उसको खत्म कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि अगर वो सेम टाइप के माइक्रोब्स, अगर उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जो छोटी प्रॉब्लम है वो छोटी प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, जो माइल्ड फीवर होता है वही अगर बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो उसी को हम टाइफाइड बोल देते हैं। और टाइफाइड जो है, टाइफाइड भी आगे अगर बिगड़ जाता है तो कई बार वो मतलब जो डेथ का भी रीजन बन जाता है। कई बार टाइफाइड में लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो यही है कि if the number of the same microbe is large, the disease can be severe enough to be life threatening। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि if the number of microbes entering the body
the number of microbes entering the body are large, the severity of disease becomes life threatening. लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब कि जान का खतरा हो जाता है उसमें। कितनी सीवियर हो जाती है वो बीमारी अगर माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज्यादा एंटर कर जाते हैं बॉडी में तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये सारी बीमारियों की बात करी, फिर हम ये देखेंगे कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट टू ट्रीट एनी डिजीज। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें देखिएगा क्या करेंगे। What are the steps taken by your family when you fall sick? Have you ever thought why you sometimes feel better if you sleep for some time? When does the treatment involve medicines? क्या होता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो मतलब आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए क्या करती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं और आप थोड़ी देर के लिए सो लिए, आपने थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए नींद आ गई आपको, आप सो गए। तो सोकर जब आप उठते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आप थोड़ा बेटर महसूस करते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगता है नींद से उठने के बाद। और थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन। कब ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए कब ऐसा होता है कि मेडिसिन की मुझे जरूरत लेनी पड़ती है, मेडिसिन की हेल्प मुझे लेनी पड़ती है। Based on what we have learned so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. तो हमने जो अब तक देखा उसमें हमको ये समझ में आता है कि किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के दो मेथड्स होते हैं। One would be to reduce the effects of the disease and the other to kill the cause of the disease. ठीक है, तो हम ये कहेंगे there are two ways to treat a disease. One would be to reduce the effects of the disease. One would be to reduce the effects of disease। तो ये हो गया फर्स्ट। और जो दूसरा मेथड है उसको हम बोलेंगे अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। मतलब जैसे मान लीजिए हमको डेंगू मच्छर ने काट लिया, तो जब डेंगू मच्छर हमको काट लेता है तो उससे हमको जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा जो हाई फीवर हो जाता है, जो डेंगू फीवर में जो प्रॉब्लम होती है, तो वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। तो हम क्या करेंगे कि उसमें हमको क्या होने लगता है कि नींद नहीं आती है ना, और भूख नहीं लगती, और जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा फीवर रहने लगता है और बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। तो उनको आपने देखा होगा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं। वो मेडिसिन कैसी होती है, देखिए हमने कहा कि नींद नहीं आती तो एक दवा होती है जिससे आपको नींद आने लगती है, दूसरी दवा होती है जिससे आपको भूख लगने लगती है, तो आप खाएंगे। खाएंगे तो आपकी वीकनेस दूर होगी, क्योंकि आपको वीकनेस बॉडी में आ गई। वीकनेस क्यों आती है, आप ये देखिएगा कि अगर आप किसी दिन खाना ना खाएं, आपको भूख लग रही है और आप खाना ना खाएं तो आपको थकान थकान वीकनेस सी लगने लगती है। तो क्या होता है कि एक दवा ऐसी है जिसने आपकी भूख को बढ़ा दिया। जब आपकी भूख बढ़ गई तो आपने ज्यादा खाना खाया, आपको ज्यादा एनर्जी मिली,
ज्यादा एनर्जी मिली तो आपकी वीकनेस दूर हो गई, पहली चीज वीकनेस दूर हो गई, भूख लगने लगी दवा खाने से, और तीसरी जो थी कि दवा खाने से आपको नींद आने लगी। फिर जो चौथी मेडिसिन थी, चौथी मेडिसिन इस चीज की थी कि जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, उस टेम्परेचर को थोड़ा लोअर डाउन करने के लिए, ठीक है, तो वो टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दिया। तो ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो इफेक्ट है, मतलब आपको एक मच्छर ने काटा, तो मच्छर के काटने से क्या क्या प्रॉब्लम हो गई आपकी बॉडी में, उन प्रॉब्लम्स को हमने ट्रीट करा विद द हेल्प ऑफ सम मेडिसिन, उनको हमने ट्रीट करा। और होता क्या है कि बॉडी ना रिकवर करती है, बहुत जल्दी रिकवर करती है। जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, वो रिकवर करते हैं बहुत ज्यादा तेजी से जब हम सो जाते हैं, जब हम सोते हैं, जब हम स्लीप करते हैं, क्योंकि उस टाइम बॉडी में किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो जितना भी मूवमेंट होता है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होता है। इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू आउट द डे जो एक्टिविटी करी होती है उसमें रिकवरी करते हैं। मतलब इफ यू आर इन्वॉल्व इन टू मेनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा पूरा दिन खेलते रहे, आप फाइनली फेंट होकर गिर जाएंगे। अगर आप खेलेंगे तो खेलने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी को रीगेन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाना खाने और एनर्जी वापस आ जाएगी और आपका फिर से खेलने का मन करेगा, नहीं। जो आपकी बॉडी में जो टिश्यूज और जो सेल्स अंदर बॉडी में डैमेज हुए हैं खेलने की वजह से, उनकी रिपेयरिंग भी होती है। तो वो रिपेयरिंग कब होगी? जब आप सोएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो हो गया, वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। तो जो जो प्रॉब्लम्स आपको बॉडी में दिखाई दे रही हैं, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की दवा आपको दे दी जाए तो वो प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगी और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। दूसरा है अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। दूसरा क्या है कि आप जो डिजीज हुई है ना, उसका जो कॉज है, उसका जो कारण है, किस वजह से वो डिजीज हुई है, आप उस कारण को ही खत्म कर दीजिए, उसको फिनिश कर दीजिए। कैसे? जो डिजीज हुई वो हुई मच्छर की वजह से। तो आप जो घरों में ऑल आउट या मॉर्टीन, ये सब कुछ जो आप यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट जो आप यूज करते हैं, पेस्टिसाइड जो आप वो स्प्रे होता है ना, जो मॉस्किटो किलर होता है, तो वो जो आप घर में स्प्रे करते हैं उससे क्या होगा, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये सारे के सारे मर जाएंगे। तो जब ये मर जाएंगे, जो डेंगू मच्छर ही नहीं रहेगा तो फिर आपको वो प्रॉब्लम होगी कैसे? तो एक रीजन हो गया टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, और एक वे हो गया टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, कि जो डिजीज का कॉज है उस कॉज को ही आप खत्म कर दीजिए। फिर है for the first, we can provide treatment that will reduce the symptoms. The symptoms are usually because of inflammation. For example, we can take medicines that bring down fever, वही जो मैंने आपको पहले वाले का एग्जांपल बताया। दूसरा, रिड्यूस पेन और लूज मोशन। अगर हमको पेन हो रहा है या लूज मोशन हुआ है तो हम उसकी मेडिसिन ले सकते हैं ताकि वो रिड्यूस हो जाए। वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व अवर एनर्जी। हम बेड रेस्ट ले सकते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, बचा कर रखें, ठीक है। दिस विल इनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। तो इस सबसे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके हील करने लगेगी। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय itself will not make the infecting microbe go away and the disease will not be cured. For that we need to be able to kill off the microbes. लेकिन इससे क्या होगा, इससे बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, थोड़ी एनर्जी कंजर्व होगी, वो सारी चीजें तो ठीक है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि माइक्रोब्स इतने खतरनाक होते हैं कि जब तक हम उन माइक्रोब्स को मार ही ना दें, जब तक उनको किल ही ना कर दें, उन जर्म्स को किल ही ना कर दें जो बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं, तब तक हमारी बॉडी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? अब जो अगला सवाल उठता है कि माइक्रोब्स को कैसे, क्या पकड़ पकड़ के मारना शुरू करें? नहीं, अभी देखते हैं। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? हम माइक्रोब्स को किस तरह से मार सकते हैं? देखिए, इसी में पेज 184 में राइट हैंड साइड में सबसे नीचे वाले पैराग्राफ पर है अपन। One way is to use medicines that kill microbes. We have seen earlier that microbes can be classified into different categories. They are viruses, bacteria, fungi, or protozoa. Each of these groups of organisms will have some essential biochemical life process which is peculiar, to that group and not shared with the other groups. These processes may be pathways for the synthesis of new substances or respiration. ठीक है?
तो क्या होता है कि देयर आर पाथवेज, देयर आर pathways that are there are pathways that are used by these microbes for their life process. There are pathways that are used by these microbes for their life processes. हम ये कहते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं तो हम इंसान हैं, तो हमारे लिए तो कुछ पाथवेज होते हैं बॉडी में। यस, हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी वेन्स होती हैं, हमारा फूड पाइप होता है, हमारा विंड पाइप होता है जिससे हम सांस लेते हैं। तो अगर विंड पाइप ब्लॉक हो जाए तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट के बाद लाइफ फाइनली खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे। इसी तरीके से फूड पाइप है, अगर फूड पाइप ब्लॉक हो जाए तो हम खाना खाने की कोशिश भी करें तो खाना अंदर नहीं जा पाएगा। तो हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर फूड पाइप की ब्लॉकेज दूर नहीं हुई तो अल्टीमेटली जो फूड है वो अंदर नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी और हम मर जाएंगे। तो इसी तरीके से जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उनकी भी तो बॉडी में कुछ, उन माइक्रोब्स की बॉडी में भी तो कुछ पाथवेज होते होंगे। पाथवेज मतलब रास्ते, जिन पाथवेज के थ्रू वो सांस लेते हैं, जिन पाथवेज के थ्रू वो खाना खाते हैं, जिन पाथवेज के थ्रू वो एक्सक्रीट करते हैं, तो वो पाथवेज किसी भी केस में हमारे काम के नहीं है, ह्यूमन बॉडी के काम के नहीं है, लेकिन वो माइक्रोब्स के काम के हैं। माइक्रोब्स के जिंदा रहने के लिए उन पाथवेज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम ये कहेंगे these pathways will not be used by us either, किसी भी तरीके से ये pathways हम लोग उनको यूज नहीं करेंगे। जो कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, वो जिन पाथवेज को यूज करेंगे उन पाथवेज को हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, our cells may make new substances by a mechanism different from that used by bacteria. Our cells may make new substances by a mechanism different from that used by bacteria. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own. तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी ड्रग डेवलप करनी है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की जो मेडिसिन बन रही है, आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे और न्यूज़ में सुनते भी होंगे। उसमें ये भी आता है कि फर्स्ट फेज चल रहा है उसकी मेडिसिन का, सेकंड फेज चल रहा है, थर्ड फेज चल रहा है। तो वो फेजेस क्या है, वो मेडिसिन को ना टेस्ट किया जा रहा है। मेडिसिन को इस तरह से टेस्टिंग करी जा रही है कि ऐसा ना हो कि जो कोरोना वायरस अगर किसी की बॉडी में एंटर कर गया तो कोरोना वायरस जो है वो क्या करेगा, उसका अलग एक पाथवे होगा, उसका अलग एक पाथवे होगा। कोरोना वायरस भी सांस लेगा, कोरोना वायरस भी खाना खाएगा, तो वो क्या करेगा, वो हमारे जो ऑर्गन्स है, बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करने लगता है। वो हमारी जो विंड पाइप होती है, आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस का सिम्टम ये है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर आप किसी चीज को, खुशबू को सूंघते हैं, अगर आप स्मेल करते हैं तो आपको उसकी स्मेल नहीं आती। तो कुछ सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है। तो अब ये होता है कि सांस लेने में जैसे तकलीफ होती है कि आपको सांस नहीं आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, आपको कोरोना वायरस के साथ कुछ ऐसा करना है कि कोरोना वायरस को सांस आनी बंद हो जाए। कोरोना वायरस को सांस आनी बंद हो जाएगी तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस जो आपकी बॉडी में एंटर कर गया वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा तो वो बाई यूरिन और बाई स्टूल वो बाहर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट हीलिंग। आपकी बॉडी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो वो कैसे होगा कि आपको एक दवाई बनानी है, आपको एक ड्रग डेवलप करनी है। वो ड्रग जो होगी वो कोरोना वायरस को तो इफेक्ट करे, लेकिन हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब ना करे। पता चले कि हमने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली कि उस मेडिसिन से कोरोना वायरस तो चलिए खत्म हो गया, लेकिन हमारे लिवर पर उसका अलग गलत असर पड़ा। हमारा लिवर जो है वो लिवर और खराब हो गया। तो पता चला कि कोरोना से तो हम ठीक हो गए, अब हमको लिवर इन्फेक्शन हो गया, अब हमें जॉन्डिस हो गया, हम जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। फिर उससे पता चला कि जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जो ड्रग आई, उस ड्रग से पता चला हमारी किडनी पर इफेक्ट हो गया, किडनी खराब हो गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो मल्टीपल ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं बॉडी के, तब धीरे धीरे आदमी डेथ की तरफ चला जाता है एंड फाइनली लाइफ एंड्स। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि माइक्रोब्स को किल करते समय
इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि आप एक प्रॉब्लम को तो दूर कर रहे हैं लेकिन दूसरी प्रॉब्लम उस ड्रग की वजह से शुरू हो जाए। तो ये देखा जाता है, we have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own। वो इन माइक्रोब्स के पाथवे को तो ब्लॉक कर दे, इन माइक्रोब्स के पाथवे को तो खत्म कर दे, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हमारे पाथवे भी खत्म हो जाए, हमारे पाथवे पर भी फर्क पड़ जाए, हम ही सांस ना ले पाए तो पता चला वो बैक्टीरिया तो मर गया, हम भी मर गए। तो ऐसी दवाई का कोई फायदा नहीं। उसके बाद दिस इज व्हाट इज अचीव्ड बाय द एंटीबायोटिक्स that we all are familiar with। Similarly, there are drugs that kill protozoa such as the malarial parasite। तो हम ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन है, वो वाली ड्रग्स नहीं, वो जो आजकल टीवी पर दिखा रहे हैं ना, वो रिया चक्रवर्ती वाली ड्रग्स, वो वाली ड्रग्स नहीं, वो वाली ड्रग्स जो दवाइयों की तरह काम आती है जिससे हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। ड्रग्स आर यूज्ड टू ब्लॉक the pathways of bacteria without affecting our without affecting our own pathways, without affecting our own pathways। ये हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए, वन रीजन व्हाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन्स इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स इज दैट वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। कि एंटीवायरल मेडिसिन, कोरोना एक वायरस है, वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन, बिकॉज दिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो वायरस से ही ये शब्द आया है वायरल, कि वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। तो किसी भी बैक्टीरिया को मारना तो बहुत आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो एंटी बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के एंटी वाली मेडिसिन, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो काम करे उसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बनाना आसान है कंपैरेटिवली एंटी वायरल मेडिसिन बनाने की कंपैरिजन में एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बनाना आसान है। तो जो एंटी वायरल मेडिसिन होती है, एंटी वायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उनके कुछ पर्टिकुलर पाथवेज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं। इस वजह से कोरोना वायरस की मेडिसिन को बनने में भी इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि एंटी वायरल मेडिसिन बनाना थोड़ा टफ होता है। बिकॉज the viruses have few biochemical mechanism of their own, they enter our cells and use our machinery for their life processes। This means that there are relatively few virus-specific targets to aim at। Despite this limitation, there are now effective antiviral drugs, for example, the drugs that keep HIV infection under control। तो एक ड्रग ऐसी भी होती है जिससे HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। देखो, खत्म तो नहीं करा जा सकता पर कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं जो कि वायरस को कंट्रोल करती हैं। अब एंटीवायरल मेडिसिन बनाना टफ क्यों होता है? बिकॉज making antiviral medicines is tough because they use our machinery for their life processes। वो क्या करते हैं कि हम वायरस जो है ना, वायरस हमारी मशीनरी यानी कि हमारा पाथवे यूज करने लगता है वायरस। तो इसलिए हम वायरस का अगर कोई सेपरेट पाथवे है तो उसको तो ब्लॉक कर सकते हैं। वायरस का अगर कोई सेपरेट पाथवे है तो उसको तो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर वायरस हमारा ही पाथवे यूज करने लगे तो फिर वो मेडिसिन बनाना मुश्किल होता है कि किस तरीके से उस मेडिसिन को बनाएं। कि क्योंकि वो हमारा ही पाथवे यूज कर रहा है, जो सांस लेने की
जो विंड पाइप हमारा है उससे वो वायरस सांस लेकर और वो वायरस डेवलप होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम होती है इसमें, जो एंटीवायरल मेडिसिन बनाने में, कि अगर हम वायरस का पाथवे ब्लॉक करेंगे तो अल्टीमेटली हम अपना ही पाथवे ब्लॉक करेंगे, और पता चला कि एंटीवायरल मेडिसिन आपने ऐसी बनाई उससे वायरस तो मर गया, लेकिन जिस इंसान के अंदर वो वायरस था वो इंसान भी मर गया। अरे बीमारी को मारना है, इंसान को थोड़ी मारना है। तो इस वजह से एंटीवायरल मेडिसिन बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो हमारा ही जो पाथवे है उसको यूज करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ये तो था प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। जैसे हम ये कहते हैं प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी डिजीज से बचना। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि हम अपने आप को पहले से ही बचा कर रख लें ताकि हमें बीमारी हो ही ना। जैसा कि कोरोना के केस में भी बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को बचा कर रखना है। क्यों? क्योंकि ये वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन यानी कि बचाव के तरीके। All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. But there are three limitations to this approach to dealing with infectious disease. The first is that once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. The second is that treatment will take time, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment. The third is that the person suffering from an infectious disease can serve as the source from where the infection may spread to other people. This leads to the multiplication of the other difficulties. It is because of such reasons that prevention of diseases is better than their cure. कि हम प्रिवेंशन को क्योर से अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि ये है कि once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. जब हम कहते हैं कि once someone has a disease, their body functions are damaged and never recover completely. अगर किसी भी इंसान को कोई डिजीज हो जाती है तो उसकी जो बॉडी फंक्शंस है ना उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, और हम ये कहते हैं कि वो एक बार को रिकवर तो हो जाता है लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली रिकवर नहीं होता। जैसा कि कोरोना वायरस वाले भी जो पेशेंट्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ठीक हो गए, तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है कि उनको सांस लेने में फिर भी तकलीफ है। कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत आराम तो रहता है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी के अंदर रह जाती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप किसी बीमारी को होने ही ना दें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी बॉडी में तो वो कुछ ना कुछ अपना साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ छोड़कर जरूर जाएगी। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेकंड रीजन क्या है? कि इफ समवन suffers from a disease, he or she gets bedridden for some time। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम के लिए टाइम की वेस्टेज है। तो टाइम की वेस्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो टाइम की वेस्टेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए टाइम। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली उसका टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरी ड्रॉबैक होगी कि ये दूसरी ड्रॉबैक होगी कि अगर मान लीजिए आपने आपको कोई बीमारी हो गई, तो बीमारी हो गई तो जितने दिन के लिए भी आपको बीमारी हुई है उतने दिन के लिए आप बेड रेस्ट करेंगे, और बेड रेस्ट करेंगे तो फाइनली आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। थर्ड क्या है
कि अगर किसी एक ह्यूमन बीइंग को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो स्प्रेड हो सकती है दूसरे लोगों में। इफ समवन हैज अ डिजीज then it can spread to other people as well। ये तीसरा कॉज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज। आपने ये तो बोल दिया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज, हम डिजीजेस से किस तरह से बच सकते हैं। देयर आर टू वेज, वन जनरल and one specific to each disease। The general ways of preventing infections mostly relate to preventing exposure exposure The general ways of preventing infections mostly relate to preventing exposure। इसीलिए how can we prevent exposure to infectious microbes, इसीलिए ये कहा जाता है, जब ये कहा गया कि कोरोना वायरस पूरे एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, किसी भी लोगों से आप मिलेंगे अगर उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो रखा है, वो अगर बात करेगा, बात करने से भी अगर उसके माउथ से कुछ भी जो सलाइवा है उस सलाइवा के कुछ भी मतलब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स भी बाहर निकलते हैं, या वो छींक देता है तो छींक से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, या खांसने से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स गलती से अगर आपने इनहेल कर दिए तो इनहेल करने पर आपको भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो वन रीजन इज टू वन वे इज टू प्रिवेंट एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब आप बाहर निकले ही ना। तो इसीलिए वो कंप्लीटली जो लॉकडाउन करा गया था वो इसीलिए करा गया था कि अगर कोई भी इंसान बाहर निकलेगा तो देयर आर चांसेस कि उसको ये वायरस का इन्फेक्शन लग जाए, और ये इन्फेक्शन लग जाएगा तो फिर डेथ पक्की है, क्योंकि इस प्रॉब्लम की कोई भी अभी तक मेडिसिन नहीं आई है। अच्छा, if we look at the means of their spreading, we can get some easy answers for airborne microbes। We can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded। ठीक है, that are not overcrowded मतलब हमको अगर एयरबॉर्न डिजीज से बचना है, क्योंकि ये डिजीज जो है ये एयर से फैल रही है, तो एयरबॉर्न डिजीजेस से अगर बचना है तो हमको क्या करना होगा, हमको क्राउडेड प्लेसेस से, कहा ना कि एक तो मास्क आपको लगाना है और दूसरा आपको दूरी बनाकर रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो वो डिस्टेंसिंग इसीलिए कि आप अगर अपने फ्रेंड के साथ भी बात कर रहे हैं तो नजदीक बैठकर या नजदीक खड़े होकर बात ना करें, गैप के साथ थोड़ा दूर खड़े होकर बात करिए, ठीक है। अच्छा बेटा 1 मिनट रुकिए, मैं ना जरा पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए फिर स्टार्ट करता हूँ। के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, कि अगर वाटर इन्फेक्टेड है और वो इन्फेक्टेड पानी आपने पी लिया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वाटर वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए उनसे बचने के लिए। दिस कैन बी done by treating the water to kill any microbial contamination for vector borne infections। vector borne infections का मतलब क्या होता है, vector borne मैं लिख देता हूँ इधर, कि जब भी एनिमल्स किसी इन्फेक्शन को कैरी करते हैं ना तो एनिमल्स को हम वेक्टर बोलते हैं। तो फॉर एयरबॉर्न डिजीजेस उसको उससे बचने का तरीका क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग और एयरबॉर्न डिजीजेस, ठीक है। दूसरा है और वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमको जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ रखना चाहिए, साफ होना चाहिए। थर्ड है फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एनिमल्स जिन डिजीजेस के माइक्रोब्स को एनिमल्स कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई ऐसा वायरस है जिसको किसी एनिमल ने, मान लीजिए किसी डॉग ने कैरी करा,
ठीक है, किसी डॉग ने अगर किसी जो वायरस है उसको कैरी करा, तो वो जो डॉग है वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए वो खांसेगा या वो छींकेगा या कहीं उसकी सलाइवा गिर गई या उसको हमने टच कर लिया, तो वो वायरस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि कोई एक एनिमल है वो किसी बीमारी को कैरी करता है, किसी वायरस को कैरी करता है और किसी इंसान की बॉडी में पहुंचा सकता है, तो उस केस में हम उस एनिमल को वेक्टर बोल देते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस इसलिए कहा जाता है। तो ये हो गया फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट्स। ठीक है, this would not, for example, allow mosquito breeding. In other words, public hygiene is one basic key to the prevention of infectious diseases. कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो कोई भी जो जानवर है वो अपने साथ में किसी भी तरीके का इंफेक्शियस वायरस कैरी नहीं कर सकता। तो फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के इसके लिए इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक हाइजीन मेजर्स। पब्लिक हाइजीन मेजर्स मतलब पब्लिक में जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस पर साफ सफाई होगी तो वायरसेस नहीं फैलेंगे। ठीक है, अच्छा, in addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious diseases. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally, we are faced with infections every day. हमने कुछ कुछ ऐसा है कि जैसे एयरबॉर्न डिजीज हो गई, वाटरबॉर्न डिजीज हो गई, वेक्टरबॉर्न डिजीज हो गई, इसके अलावा भी कुछ डिजीजेस होती हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं करी। तो जरा उसकी भी बात करते हैं, क्या है वो। नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरी डे। जनरली हमको क्या होता है कि जनरली कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का इन्फेक्शन हमको लगा ही रहता है ना। अच्छा, if someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection, but all of them do not actually suffer from the disease. Why not? ऐसा होता है कि अगर क्लास में किसी एक बच्चे को खांसी जुकाम या बुखार हो गया है, तो उसके आसपास वाले जितने भी बच्चे हैं वो जो उसके एक्सपोजर में आए हुए हैं उन बच्चों को भी खांसी जुकाम या बुखार हो सकता है। लेकिन क्या सबको हो जाता है? नहीं, सबको नहीं होता, कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता। इसका रीजन क्या है? This is because the immune system of our body is normally fighting off microbes. We have cells that specialize in killing infecting microbes. These cells goes into action each time infecting microbes enter the body. If they are successful, we do not actually come down with any disease. The immune cells manage to kill off the infection long before it assumes major proportions. As we noted earlier, if the number of the infecting microbes is controlled, the manifestations of disease will be minor. In other words, becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो जब इम्यून सिस्टम मजबूत है तो हम उसमें क्या देखेंगे कि माइक्रोब अगर बॉडी के अंदर एंटर कर भी गया है तो जरूरी नहीं है कि हमको वो डिजीज हो जाए। क्योंकि आपने ये देखा कि क्लास में एक बच्चे को बीमारी हुई है तो उसके आसपास जितने बच्चे बैठे हैं सभी को वो बीमारी नहीं होगी, कुछ को हो जाएगी कुछ को नहीं होगी। अब क्या है, एक हो सकता है कुछ बच्चों के अंदर माइक्रोब्स ज्यादा एंटर कर गए और उनका इम्यून सिस्टम उतना ताकतवर नहीं है जो उन माइक्रोब्स को किल ऑफ कर पाए, तो उनका इम्यून सिस्टम ने माइक्रोब्स को किल ऑफ नहीं कर पाए, तो वो जो बच्चे हैं उन बच्चों को वो बीमारी हो गई। फिर हम ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स कम एंटर करें और साथ साथ उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफी मजबूत है। तो क्या हुआ कि उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनके इम्यून सिस्टम ने वो सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं उनको किल ऑफ कर दिया। तो उन बच्चों के अंदर वो माइक्रोब्स एंटर कर भी गए थे लेकिन तब भी उनको बीमारी नहीं हुई, कोई सिम्टम नहीं दिखा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इम्यून सिस्टम। So one way of looking at severe infectious diseases is that it represents a lack of success of the immune system. The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. अगर हम प्रॉपर फूड नहीं खाएंगे, प्रॉपर नरिशमेंट हमको नहीं मिलेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, वो भी वीक हो जाएगा। Therefore, the second basic principle of prevention of infectious disease is the availability of proper and sufficient food for everyone.
हर किसी के लिए प्रॉपर और सफिशिएंट फूड होना चाहिए, तभी उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम करेगा और वो बीमारियों से लड़ पाएगा। These are the general ways of preventing infections. What are the specific ways? They relate to a peculiar property of the immune system that usually fights off microbial infections. Let us cite an example to try and understand this property. तो ये जो अब तक मैंने वेज देखे एयर बॉर्न डिजीज के, वाटर बॉर्न डिजीज के, वेक्टर बॉर्न डिजीज के, ये जो हमने वेज देखे, ये हो गए जनरल वेज। फिर कुछ होते हैं स्पेसिफिक वेज। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में ये थे जनरल वेज। फिर हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। अब ये क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब कि किस बीमारी के लिए स्पेसिफिकली मुझको क्या करना है। These days there is no smallpox anywhere in the world, but as recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were afraid of catching the disease. तो आप ये नहीं सुन रहे होंगे, एक बीमारी हुआ करती थी जिसमें पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल जाते थे, उसको बोलते थे चिकन पॉक्स। आपने सुना भी होगा, माता बोलते थे उसको, कोई माता बोलता था, कोई चिकन पॉक्स बोलता था, कोई स्मॉल पॉक्स बोलता था। तो ये जो बीमारी थी, ये आज से 100 साल पहले तक बहुत ज्यादा कॉमन थी, लेकिन आजकल अनकॉमन है। आजकल आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन जो है वो बचपन में ही लगा दी जाती है। कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि वो वैक्सीन भी अगर ढंग से काम नहीं करती, तो कई बार ये प्रॉब्लम हो भी जाती है किसी किसी बच्चे को। और जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका एक बेस्ट तरीका बस यही है कि उस इंसान को बिल्कुल अलग रख देते हैं। जो आजकल आपने सुना होगा होम क्वारंटाइन, तो एक अलग कमरे में उसको रखते हैं और उसके बर्तन अलग होते हैं। और ये होता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद वो धीरे धीरे वो वायरस इन्फेक्शन खत्म होता है। लेकिन उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि घर का कोई दूसरा मेंबर उस पहले मेंबर के पास ना जाए, नहीं तो उसको भी वो वायरस इन्फेक्शन हो जाता था। अच्छा, however, there was one group of people who did not have this fear. These people would provide nursing care for the victims of smallpox. This was a group of people who had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scaring. In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. So having the disease once was a means of preventing subsequent attacks of the same disease. स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है कि अगर आपको एक बार लाइफ में हो गई और लाइफ में होने के बाद में आप सर्वाइव कर गए मतलब ये है कि आपने उस बीमारी को, क्योंकि उस बीमारी की भी कोई दवा नहीं होती, उस बीमारी में बस यही है कि आप अलग रहेंगे, होम क्वारंटाइन होकर रहेंगे। और जब आप अलग रहेंगे तो धीरे धीरे बॉडी की का जो इम्यून सिस्टम है वो उस बीमारी के जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया है उसको धीरे धीरे किल ऑफ कर देगा, खत्म कर देगा। खत्म करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि इसका मतलब आपकी बॉडी ने एक ऐसा रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया जिस रेसिस्टेंस की वजह से वो माइक्रोब जो है वो खत्म हो गए। तो जिस इंसान को भी एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाती है उसको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो वो जो लोग हैं जिनको एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुकी है, अगर किसी नए आदमी को स्मॉल पॉक्स हुई है तो वो बेफिक्र होकर उसके पास जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुकी है तो उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी बेटा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसको फिर मैं कल या परसों करा दूंगा। ठीक है, बस इतना ही कर लेते हैं आज। ठीक, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, चैप्टर तो थोड़ा ही है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।